हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बी पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज़ को, जिसमें हमने एक सब्जेक्ट का अपना मेजर पेपर का वीडियो कवर कर लिया है। और इन दिस वीडियो वी आर डूइंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसका कि हम यूनिट 5 का लास्ट वीडियो कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with a topic that is Mountbatten Plan of 1947. सो बिफोर स्टार्टिंग आप लोग सब अपने बुक कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैं जो जो पढ़ाऊंगी साथ में नोट्स भी प्रोवाइडेड है, तो आप साथ में नोट्स भी लिखते चलो। मैं जो एक्स्ट्रा की पॉइंट्स बताऊंगी यू कैन ऑल्सो यूज दैट एज योर स्टिकी नोट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो माउंटबेटन प्लान जो है, ये प्लान आता है 1947 में। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। इससे पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया क्रिप्स मिशन के बारे में। तो ये जो मिशन प्लान जो आ रहे हैं ना, कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया, इसलिए तो माउंटबेटन प्लान आता है। ठीक है, और आपको पता है कि मुस्लिम लीग का डिमांड था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान के डिमांड के लिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे भी किया था 16 अगस्त को 1946 में, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्युनल वायलेंस देखने को मिला था। तो ये सब चीज़ों के चलते कैबिनेट मिशन कहीं ना कहीं फेल हो गया। ऑल्दो इंडिया का पार्टीशन होने का अब तो अनाउंसमेंट भी हो गया कि हाँ भैया अब इंडिया को डिवाइड करना है। सो ये डिवीजन के लिए जो अब कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो है ये पार्टीशन का एग्रीमेंट करना चाहती है, इसके लिए फरवरी 1947 में, जैसे कि अब लेबर पार्टी की लेबर गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कहा कि जल्द से जल्द अब इंडिया को पावर ट्रांसफर कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बाय जून 1948 हम कर भी देंगे एट द लेटेस्ट। और इसको करने के लिए उन्होंने बनाया एक न्यू वाइसराय, जिनका नाम अपॉइंट किया, हुज नेम वाज लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जो कि अल्टीमेटली हमारे लास्ट वाइसरॉय भी बनते हैं इंडिया के। ओके, तो इस प्रकार से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है माउंटबेटन प्लान के बारे में कि आखिर ये था क्या। इट इज ऑल अबाउट पार्टीशन। एक पार्टीशन का बोलूँ ना मैं, पार्टीशन जो हमारा प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वाइसराय बनाया जाता है जिसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। और यही जो माउंटबेटन है ये अपने प्लान को लेके आते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं माउंटबेटन प्लान 1947। ओके, सो नाउ लेट्स नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस। तो बैकग्राउंड में पहला आ जाता है फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है। इसमें आपको पता है कि कांग्रेस बोलती है यूनिटी यूनिटी करती है, और मुस्लिम लीग डिमांड करती है पाकिस्तान की, जो कि है इन लोग में। लेकिन कैबिनेट मिशन तो आती है ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस को लेकर के, जिसके चलते कि दोनों की ही बातें सहमत नहीं हो पाती और ये मिशन फेल हो जाता है। और फेल होने के चलते ही आता है माउंटबेटन प्लान। अगला है डायरेक्ट एक्शन डे। आपको पता है 16 अगस्त को हुआ था 1946 में। मुस्लिम लीग ने कॉम्युनल राइट छेड़ दिया था, है ना। कलकत्ता किलिंग्स हुआ, नौखाली वायलेंस देखने को मिला, पंजाब मैसेकर्स देखने को मिला। इसके चलते भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के चलते, इतना ज़्यादा राइट्स के चलते एक प्लान लाया जाता है, जो कि ये था माउंटबेटन प्लान। अगला है इंक्रीजिंग कॉम्युनल टेंशंस। बताया मैंने कि जो पाकिस्तान का डिमांड था वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया, इवन दो कि वॉयलेंट हो गया ना, अनकंट्रोलेबल वॉयलेंस फैल गया। इसके चलते इमीडिएट में इस प्लान को, माउंटबेटन प्लान को लाया जाता है। फिर एक है आपका ब्रिटिश वीकनेस। देखिए, ब्रिटिश जो है आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़के आई है, तो फिनेंशियली पॉलिटिकली कमज़ोर हो चुकी है, तो इस चलते इंडिया को मैनेज करना उतना ईजी नहीं था, और इसी के लिए माउंटबेटन प्लान लाया जाता है। और अगला है माउंटबेटन्स रियलाइजेशन, यानी कि माउंटबेटन जो थे उनका मानना था कि जो पार्टीशन है ना, अब वो अनअवॉइडेबल है ना। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा, उतना स्मूथ रहेगा इंडिया के लिए भी। तो इसलिए ये सारे बैकग्राउंड सेट करते हैं इंडिया का पार्टीशन के लिए। माउंटबेटन प्लान आप समझ जाओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया। अब हम इस एक्ट के प्रोविजंस को देखते हैं, मेन प्रोविजंस। तो अगर पहला जो हमारा प्रोविज़न है वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखिए, अब आपको पता ही है कि इंडिया का पार्टीशन हो जाता है 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में, इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन जो था वो एक्सेप्टेड था एज कि ओनली अब यही है कॉम्युनल डेडलॉक को ख़त्म करने का एकमात्र सोल्यूशन। अगला मेन प्रोविजन में आता है हमारा प्रोविंसेस टू डिसाइड देयर फ्यूचर। इसमें क्या है कि प्रोविंसेस को अधिकार दे दिया गया कि आपकी मर्जी, इट्स योर चॉइस, यू वांट टू ज्वाइन इंडिया या पाकिस्तान, आप ज्वाइन कर लो। फिर स्पेशल फोकस दिया गया पंजाब और बंगाल में, क्योंकि यहीं से पंजाब बन जाता है हमारा
वेस्ट पाकिस्तान और बंगाल बन जाता है ईस्ट पाकिस्तान, इसलिए फोकस यहाँ पे दिया जाता है। ऑल्दो सिलहट को भी यानी कि प्रेजेंट आसाम को भी परमिशन दे दिया गया, अलाउ किया गया कि आप भी रेफरेंडम होल्ड करवा लो, ठीक है। एंड इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू ज्वाइन, है ना, ईस्ट बंगाल ज्वाइन करना है आपको, यानी कि भाई पाकिस्तान ज्वाइन करना है या अपना इंडियन वाला असम में ही रहना है, तो आपकी मर्जी। अगला मेन प्रोविजन में है सिंध एंड NWFP। इसमें क्या होता है, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं उनको भी कहा गया कि आप रेफरेंडम होल्ड कर लीजिए, आपकी मर्जी, आपको इंडिया में ज्वाइन करना है इंडिया ज्वाइन कीजिए, पाकिस्तान ज्वाइन करना है पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए। और जो सिद्ध असेंबली है उस पर भी छोड़ दिया है कि आप डिसाइड कर लो आपको इंडिया या पाकिस्तान जो ज्वाइन करना है कर लीजिए। अगला मेन प्रोविजन था प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट्स को तो पूरी छोड़ दी गई इनको भी कि आपको इंडिया मर्जी इंडिया, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, आप देख लीजिए आपका जो भी जोग्राफिकल डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली। और तो उनको इतना तक चॉइस दे दिया गया दैट यू आर अलाउड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं, है ना। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिया माउंटबेटन ने इन सब प्लान्स के लिए। अगला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजन। इसमें था कि अभी जो देखिए इससे पहले पार्टीशन से पहले ही ना हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है, तो इन्होंने कहा कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिया का हो जाएगा, इंडिया के लिए फंक्शन करेगा, और एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना ली जाए जो कि ड्राफ्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान, ठीक है। अगला प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ पावर डेट। देखिए पहले पावर का आपको पता है कि क्लेमेंट एटली ने क्या अनाउंस किया था कि बाय जून 1948 हम कर देंगे इंडिया को आज़ाद, ओके। बट वही बाय 15 अगस्त 1947 ऑलमोस्ट बस एक साल पहले ही हमारा देश आज़ाद हो जाता है, और दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट डोमिनियंस के तौर पे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के आ जाते हैं, एग्जिस्ट हो जाते हैं। अगला मेन प्रोविजन में आता है रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो पास किया था ये इम्प्लीमेंट करने का इस प्लान को, और तो और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये देन भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की ही है। तो इस प्रकार से हमने कवर कर लिया इसके मेन प्रोविजंस को। अब देखते हैं ये जो प्लान आया उस पर लोगों का रिएक्शंस कैसा रहता है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का, सिख कम्युनिटी और जनरल पब्लिक का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बहुत ही नाखुश रही पार्टीशन से, है ना। बट अल्टीमेटली जो कांग्रेस है अंडर नेहरू एंड पटेल ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इस प्लान को, क्योंकि इनका ये लोग को लगता है कि हाँ चलो एक इकलौता यही एक प्रैक्टिकल सिचुएशन सोल्यूशन था इस कॉम्युनल जो बोलते हैं ट्रेजिक हो रहा था उसको रोकने का। और इन्होंने प्रायोरिटाइज किया कि चलो कोई नहीं, इंडिया में यूनिटी रहे ना रहे, कम से कम अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई। तो ये रहा कांग्रेस का रिएक्शन। अब मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन, इनके तो बल्ले बल्ले हो गए। जिन्ना ने वेलकम किया इस प्लान को, बोला कि वाह हमारे पाकिस्तान का जन्म हो गया, ठीक है। एंड विच वॉज जो कि इस लीग का कब से डिमांड था, जिसके लिए इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे इतना इतना लड़ाई झगड़ा सब किया, अब इन्हें मिल गया तो जितना खुश हो गए। और तो और पता जिन्ना ने कहा गया इसे रियलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम्स लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम। मुस्लिम का जो इतना लंबा देखा हुआ सपना है उसका रियलाइजेशन है ये, उसका सच हो जाना है ये। अब देखते हैं सिख कम्युनिटी का क्या रिएक्शन रहता है इस पे। अब हमारे जो सिख भाई हैं वो तो बेचारे बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके लिए डिवीज़न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नहीं बल्कि पंजाब का डिवीज़न हुआ था। जो कम्युनिटी थी वो स्कैटर हो गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इनके लिए बहुत दुखद रहा, खास करके मैं बोलूँगी सिख लोगों के लिए और बंगाली कम्युनिटी के लिए भी। अगला है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक ने इस प्लान को देखा कि चलो कोई ना एक तो रिलीफ तो मिला, क्योंकि अब जो चाह ही रहे हैं लोग अलग होना, आप उसको ज़बरदस्ती पकड़ के रखोगे तो लड़ाइयाँ ही होंगी ना। इससे तो इसीलिए इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, भले ही इसके चलते इतना पैनिक माइग्रेशन वायलेंस क्रिएट हुआ। तो ये रहा लोगों का रिएक्शन। अब देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ इस प्लान का। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और फिर फाइनली इंडिया और पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट, ठीक है। और पार्टीशन जो था उससे तो आपको पता ही है कि क्रिएशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का एक दो सेपरेट डोमिनियंस के तौर पे। तो ये था इसका इम्प्लीमेंटेशन। अब हम देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस को। तो देखिए कोई भी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस का पॉजिटिव आउटकम भी होता है और नेगेटिव आउटकम भी होता है। तो पहले पॉजिटिव देख लिया जाए। पॉजिटिव ये होता है कि इमीडिएट इंडिपेंडेंस, सही बात है,
कुछ भी हुआ, ये प्लान आया, इसका नतीजा तो ये हुआ कि जल्द से जल्द हमें आज़ादी तो मिल गई, है ना। कहाँ डिसाइडेड था कि जून 1948 को मिलेगा, और मिल गया 15 अगस्त 1947 को ही। फिर एंड ऑफ कॉलोनियल रूल, 200 सालों से अंग्रेजों ने हम पे जो राज किया इंडियंस पे, उसका खात्मा हो गया, तो पॉजिटिव आउटकम रहा। और एक हुआ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, अब सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है, पर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का जो डिमांड था वो फुलफिल हो गया, तो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव आउटकम ही है ना, क्योंकि उनको एक सेपरेट होमलैंड मिल गया। तो ये हो गया पॉजिटिव वंस। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव आउटकम को। पहला क्या है इसमें, पार्टीशन वायलेंस। इतना हड़बड़ में पार्टीशन हुआ ना, इससे जो लार्ज मासेस थे उनको माइग्रेशन में कितनी दिक्कत हुई, आपको मैं बता दूं, लगभग 14 मिलियन लोगों ने डिस्प्लेस किया था। देखिए 14 मिलियन डिस्प्लेस तो किए, बट आने जाने में आप समझ लो कि कितनी हेक्टिक होती हैं चीज़ें, कितने नेगेटिव आउटकम्स होंगे। कॉम्युनल राइट्स, वाइड स्प्रेड किलिंग्स, रेप हो रहे थे, मास्क्यूर्स हो रहे थे, खास करके जो पंजाब बंगाल वाला एरिया है ना, ये यहाँ तो खास करके। फिर है कश्मीर प्रॉब्लम। आपको पता ही है कश्मीर जो रहा आपका प्रिंसली स्टेट रहा, राजा हरी सिंह का था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका तो प्रॉब्लम अनरिजॉल्व ही रह गया। इतना हुआ कि आपको तो पता ही है कि स्टिल स्टिल इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना हुआ है। अगला लेगेसी ऑफ डिवीजन, पार्टीशन ने बीज बो दिया मिसट्रस्ट का दो देश के बीच में। देखिए, दो देश बनना कोई गलत चीज नहीं है, कोई भी होता है सेपरेट होता है, चलो अच्छी बात है, बट दोनों के बीच में एक बोलते हैं ना मिसट्रस्ट का जो बीज बो दिया गया ना, जिसके चलते 1947 में वॉर हुआ, 65 का वॉर हुआ, 71 का वॉर हुआ, इतने सारे कारगिल युद्ध, ये सब जो हुए कॉन्फ्लिक्ट्स आज तक जो चल रहा है, तो ये इसका नेगेटिव आउटकम ही रहा है। ओके, हमने इसका लिया इसका कॉन्सिक्वेंस। अब हम देखते हैं इसके डिबेट क्या चलता है समाज में इसके प्रति। तो कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि एक ट्रेजेडी ऑफ हेस्ट है, मतलब कि देखिए पार्टीशन जो है सो मैनेज किया जा सकता था अगर थोड़ा टाइम लेके किया जाए तो, बट हड़बड़ में हुआ तो इसलिए सब गड़बड़ हुआ, उसी एक ट्रेजेडी है, हड़बड़ी का एक नतीजा है ये। फिर एक और कहा जाता है डिबेट में कि पार्टीशन वॉज इनएविटेबल, मतलब कि पार्टीशन को आप, ठीक है, एंड माउंटबेटन ओनली इम्प्लीमेंटेड, पार्टीशन जो था इनएविटेबल था, पार्टीशन को कोई भी दुनिया में नहीं रोक सकता था, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन को, और माउंटबेटन ने वही इम्प्लीमेंट किया जो कि पॉलिटिकली अगर बोले तो जो रियलिस्टिक था। तो ये दो डिबेट्स चलती हैं, ठीक है। अब हमने इसका इंट्रोडक्शन भी समझ लिया, बैकग्राउंड भी देख लिया, मेन प्रोविजंस भी देख लिए, रिएक्शंस पब्लिक का देख लिया, इम्प्लीमेंटेशन समझा, कॉन्सिक्वेंस समझा, डिबेट समझा। अब करते हैं इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस। तो जैसा कि हम क्रिटिकल एनालिसिस में पहले करेंगे स्ट्रेंथ, फिर करेंगे इसकी वीकनेसेस को। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, जो ब्रिटिश रूल है इतने जल्दी ख़त्म हो गया, अच्छी बात है ना। और तो और बिना किसी, देखिए वॉर तो हुआ, सिविल वॉर तो हुआ, बट प्रोलॉन्ग नहीं चला, दिक्कतें आई बट बहुत लंबा तो नहीं ना चला। अभी आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन, फिर इजराइल हमास, ये सब कितने लंबे लंबे वॉर चल रहे हैं, गाजा, ये सब में उसके कंपेरेटिवली सिविल वॉर हमारा काफ़ी छोटा रहा और जल्दी से अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई हमें। तो इसे स्ट्रेंथ हुआ ना, एक क्लियर रोड मैप मिल गया हमें इंडिपेंडेंस के लिए, और तो और जो पॉलिटिकल रियलिटी है ना, कम्युनल डिवीजन को, उसको पहचान लिया गया। तो इसके स्ट्रेंथ रहे, इसी चलते तो जानते हैं कि कम्युनल डिवीजन होने वाला, बट तो ये हो गया इसका स्ट्रेंथ। अब देखते हैं इसके वीकनेसेस को। वीकनेस यही है, हरिडली एग्जीक्यूटेड, बहुत हड़बड़ी में हुआ, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाया पार्टीशन का कि हाँ जी कितने एसेट्स देते हैं, कितनी मिलिट्री देनी है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या प्रशासन, कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारे जो माइनॉरिटीज रहे, जो पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में, इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी में, इनकी रक्षा नहीं हो पाई, फेल टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। अगला है प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट्स का क्या था, जैसे कि कश्मीर हो गया, फिर आपका जूनागढ़, ये सब का, इनके जो इश्यूज थे वो तो अनरिजॉल्व रह गए ना, अनरिजॉल्व रह गया। कश्मीर का तो मैं क्या बताऊं, इतना अब तक अनरिजॉल्व है ये कॉन्फ्लिक्ट की, अब तक लड़ाई का ये कारण बना हुआ है। फिर है डिवीजन प्लान। देखिए इसका वीकनेस यही था ना, इसका माउंटबेटन प्लान का, कि देखिए माउंटबेटन प्लान को बनाया गया था कि आपको करना है पावर ट्रांसफर के लिए, बट इसने क्या बना दिया, इसको एक डिवीजन प्लान बना दिया। समझिए ट्रांसफर ऑफ पावर प्लान को बना दिया गया है डिवीजन प्लान। तो हमने कर लिया इसका क्रिटिकल एनालिसिस। अब देखते हैं इसके कंक्लूजन को।
सो इन कंक्लूजन माउंटबेटन प्लान 1947 का एक फाइनल ब्लूप्रिंट रहा जिसने कि इंडिया को आज़ादी दिलवाया और पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। वाइल इसने जो इमिडिएटिव ऑब्जेक्टिव था कि हाँ ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल को ख़त्म करो, ये तो फुलफिल हो गया, बट किस कॉस्ट पे? एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन, कम्युनल वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट। देखिए आज़ादी तो मिल गई बट किस, बोलते ना, किस कॉस्ट पे? वही पार्टीशन। अब आपको पता है कितने कम्युनल वायलेंस है। पार्टीशन मतलब ये मत समझो कि सिर्फ दो यहाँ पे देश बन रहे हैं, यहाँ पे दो देश नहीं बन रहे हैं बल्कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन रहा था। ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस देखने को इसका मिला है, पर हाँ इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि जो कॉलोनियल डोमिनेशन था, 200 सालों का राज था, उसको इसने ख़त्म कर दिया और इंडिया का एक रास्ता खोल दिया सोवरेनिटी का, डेमोक्रेसी का और रिपब्लिक बनने का। So with this we have done our topic today. Thank you guys for watching my video, and if you really like the video then please do like, and if you have any queries or suggestions then please drop it down in the comment box, and please मुझे बताइएगा कि अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे मैं बनाऊँ, in the comment box itself. Until that, take care, bye bye, thank you once again.